नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग तेज। वर्टिकल और मैनुअल दोनों ड्रिलिंग शुरू। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से की बात। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में की चुनावी रैली। कहा केसीआर को बीजेपी की ताकत का था एहसास। केसीआर बीजेपी से करना चाहते थे गठबंधन, लेकिन हमने ये नहीं होने दिया। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। जल बोर्ड के टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप। केजरीवाल को बताया घोटाले की गारंटी। काशी में दीपावली के बाद अब देव दीपावली की धूम। 70 से ज्यादा देशों के राजदूत और राजनयिक पहुंचे वाराणसी। 21 लाख दीपकों से जगमगाएगा काशी। और राजधानी दिल्ली और आसपास इलाकों में प्रदूषण से अब मिल सकती है राहत। मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई दिल्ली समेत कई शहरों में हल्की बारिश की संभावना। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोटा के ग्रामीण के कैथून कस्बे में बीती रात चोरों ने एक घर से 80 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर से लगभग 60 लाख नगद और 20 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। थानाधिकारी के अनुसार पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित का कहना है कि कुछ दिन पहले ही उसने जमीन बेची थी, जिसकी पेमेंट उसे मिली थी, जिसको चोर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मामले की जांच में जुट गई है। कल रात हम शादी में गए हुए थे, परिवार में शादी थी। वहाँ घर से हम निकले 7 बजे और रात को 10:40 पे घर पे आए। उसके बीच में हमें पूरा घर का सामान अस्त व्यस्त मिला और जो 57 से 58 लाख रुपए नगद जो मैंने ज़मीन बेची हुई थी उसके रखे हुए थे, जिसमें 45 लाख ज़मीन के, 13 लाख रुपए मेरे व्यापार के पैसे थे वो, और 5 से 7 तोला के लगभग सोना, जेवर, 700-800 ग्राम, 600-700 ग्राम चांदी और 5-7 हज़ार रुपये मिसेज के पर्स में थे। वो भी रात को 7 से और 10:40 के बीच। गुरु नानक देव के 554वीं जयंती के अवसर पर कोटा में भी प्रकाश पर्व मनाया गया है। कोटा के स्टेशन स्थित गुरुद्वारे में इस अवसर पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। स्टेशन में गुरुद्वारे में बाहर से आए रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन पर संगत को निहाल किया है। सिख धर्म प्रेमियों ने गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेका। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर मंत्री शांति धारीवाल भी स्टेशन गुरुद्वारा पहुंचे और शब्द कीर्तन सुना। गुरु नानक देव जी महाराज दो जहां के वाली, आज उनका प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे जगत, पूरा समूह सिख समाज 554वां प्रकाश पर्व मना रही है गुरु नानक देव जी महाराज का। आज यहाँ पर स्टेशन गुरुद्वारा पे पूरे कोटा की संगत मिलकर के स्टेशन गुरुद्वारे पे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही दीवान आरंभ है। हजूरी रागी। खबर जोधपुर से है, जहां आलूड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन का सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने निरीक्षण कर यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने रेल कर्मचारियों से उनकी समस्याएं सुनकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर राजस्थान के अलवर जिले से है, जहां विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बावजूद कई टैक्सी चालकों और मालिकों के संघों को चुनाव के दौरान दी गई टैक्सी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया गया, जिसके विरोध में बस टैक्सी ड्राइवरों ने अलवर पुलिस लाइन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध कर रहे रामजलाल यादव और इसके साथ ही तौफिक ने बताया है कि जिले में चुनाव आयोग, पुलिस और जिला अधिकारियों के लिए चुनाव कर्तव्यों का पालन किया गया था। उनके द्वारा अपने वाहनों से उन्हें ले जाने का काम भी किया गया था। उन्होंने बताया कि चुनाव खत्म हुए 2 दिन बीत जाने के बावजूद ड्राइवर और साथ ही गाड़ी मालिकों को अभी तक उनका भुगतान नहीं मिला है। बताइए जी, कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हम जी, क्या बात है? गाड़ी वाले हम पैसे लेने के लिए आए हैं। मैनेजर 4:30 बजे बंद करके बोल रहा है पैसे नहीं दूंगा अभी। कितने पैसे हैं? जो गाड़ी के बनते हैं 18 तारीख से मेरी गाड़ी लगी हुई है। उनका सीनियर कैशियर कह रहा है पैसे बांटो और छोटे वाले बोल रहे हैं पैसे नहीं दूंगा मैं।
किस चीज गाड़ी लगी थी आपकी? चुनाव में, चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या तय हुई थी कि बात? तय नहीं हुई थी, वो तय लगे, पुलिस वाले पकड़ के लगाए थे। पुलिस वाले आए थे ऐसी गाड़ी लगानी थी। हाँ, पुलिस वाले ने पकड़ के लगाई। कहाँ से आए हो? जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हो। कई झुनझुन से हैं, कई चोरों से हैं, कोई बिवाड़ी का है। आप पैसे मांगने आए तो क्या कह रहे हैं आप? ये वो कह रहे हैं क्या? मैं मालेखेड़ा से आया हूँ और मेरी मम्मी बीमार है जी। मैंने बहुत बार बोला था कि मेरे के मैं लेट हो रहा हूँ जी, मम्मी को दिखाना आ जी। तो कई बार बोल चुका हूँ, कोई मेरी बात को सुन ही नहीं दिया। और पैसों को बोला था तो पैसे वाले भाग रहे हैं। सीनियर बोल रहा है पैसे देने के लिए। क्या करे भाई, अब आप बताओ, हम तो यहाँ बहुत पे खुश आए आए। तो क्या बोल रहे थे भैया? अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आज समापन हो गया। समापन समारोह में संभागीय आयुक्त सीआर मीणा, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और एसपी चुनाराम जाट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थानी लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी लोक कला छटा बिखेरते हुए लोगों को प्रादेशिक सांस्कृतिक से परिचय दिखाया। बता चले, विभिन्न जिलों के लोक कलाकारों की नृत्य की प्रस्तुतियां सामूहिक रूप से दी गई। देशी विदेशी खिलाड़ियों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता में महिला और पुरुष आयोजित कराए गए। इस अवसर पर पुष्कर मेले के सफल आयोजन पर सराहनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और साथी कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। किसी भी तरह की कोई शिकायत या परेशानी लोगों को नहीं हुई और आज समापन में हर व्यक्ति ने अपना एक तरह से खुशी जाहिर करी है। और जो पुलिस का, प्रशासन का, पशुपालन विभाग का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का, हमारी नगर पालिका का, हर किसी का, सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। हमारे लिए इस बार पुष्कर मेला बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारा इलेक्शन था जो कि एक तरह से लोकतंत्र का महापर्व है और ये पुष्कर मेला हमारे पुष्कर का महापर्व था। तो इन दोनों महापर्वों का जो संयोग रहा वो अपने आप में अविस्मरणीय रहा, बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। और तो जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान को लेकर प्रदेश की जनता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की विदाई और बीजेपी की वापसी का मन बना लिया है और यही कारण है कि ज्यादा लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे। सीपी जोशी ने कहा कि जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक मतदान हुआ उससे साफ है कि कांग्रेस के कोई हथकंडे काम नहीं आए। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है जो साफ बताता है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। लीक में इनके द्वारा लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का वो गुस्सा था, महिला की सुरक्षा नहीं कर पाने का और विश्वास था मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, प्रदेश हित में बहुत अच्छा होगा। नहीं, हम पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए रात दिन मेहनत की, हर घर तक कमल पहुंचाने का और हर मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और उसी बदौलत उन लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत के दम पर, श्रम और परिश्रम के कारण आज ये इतना प्रतिशत मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। तो यहाँ भी जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे थे उनके साथ आज गेट टुगेदर मिलने का कार्यक्रम है। ऐतिहासिक मतदान और प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का अपूर्व समर्थन मिला है। जनता चल पड़ी है मोदी जी और भाजपा के साथ। विश्वास है मोदी जी और कमल पर और यही विश्वास जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग स्वयं अपने साधनों से चलकर निकले, मतदान केंद्र पर आए, भाजपा को वोट दिया और फिर घर पर चले गए। वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा वातावरण, वैसा का वैसा विश्वास अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में मैंने देखा। देखिए, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है, कई वर्षों के बाद इतना मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, कई
हथकंडे अंतिम समय तक अपनाने का प्रयास किया। कई फर्जी आईडी भी बनाई गई, जैसा मुझे आज जानकारी में आया। लेकिन जब जनता मन बना लेती है कांग्रेस की विदाई का और भाजपा के आने का, तो फिर ऐसे हथकंडे नहीं चलते। छुटपुट प्रयास किए, कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है उस पाप की सजा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद भी मिला। खबर अलवर से है, जहां धांगा स्टैंड पर फास्ट फूड की दुकान पर दाल बनाते समय अचानक कुकर फट गया, जिससे आसपास खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। हादसे में दुकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया, वहीं आसपास खड़े लोगों को भी चोटें आई है। हादसे की सूचना पर परिजनों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अस्पताल में जारी है। मामला ये हुआ था, ये अपनी श्रीजी कॉर्नर शॉप है ऑफसरगंज, तो आलू उसमें गर्म पानी वगैरह था कुकर के ऊपर, वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें दुकान के ओनर राहुल सैनी, उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है। बाकी जो उनका स्टाफ है उनको भी कुछ चोटें आई हैं। टोटल कितने लोग थे जिस समय? टोटल दुकान पर महानगरी मुंबई में हुआ 26/11 का हमला तो सभी को याद है, और इस हमले की 15वीं बरसी पर पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में सनसनी फैल गई। कॉल करने वाले का कहना था कि मुंबई के मनखुर्द इलाके में 3 आतंकी घुस चुके हैं जो अगले हमले को अंजाम देंगे, जिसके बाद पुलिस ने इस कॉल को बहुत गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और फोन करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आतंकियों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बठिंडा में मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बताया चले, राज्य में नशे और उत्पाद के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है, और इसी के तहत पीसीआर मोटरसाइकिल और रूरल रैपिड वाहन, विक्टर वाहन, वाप्स स्कूटर्स ने बठिंडा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को जिला पुलिस लाइन बठिंडा में बुलाया और उन्हें उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर आईपीएस हरमनबीर सिंघल और एएसपी बठिंडा ने पुलिसकर्मियों को बिट बुक बांटी है। नशे ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ 2,500 ਦਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ 3,000 ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PCRRS ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमात्मा आशीर्वाद दवे भी एक चंगा कामयाब होण ते इत्थे जिहड़ा माहौल आ वो सही सिरजा जा सके। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सांगरूर पहुंचे, जहां दिल्ली सीएम और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर माथा टेका। इस दौरान उनके साथ राघव चड्ढा भी मौजूद थे। भगवंत मान ने कहा कि आज सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा शरबत के भले ही अरदास की है और हम भी उनके कदमों पर ही चलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम का शुभारंभ किया है, जिसके तहत श्री हजूर साहिब के लिए तकरीबन 1300 यात्रियों को ले जा रही पहली रेलगाड़ी को रवाना किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यह योजना गुरु साहिब की शिक्षाओं और फलसफे के मुताबिक है।
जिन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे और अमन का संदेश दिया। सीएम ने आगे कहा कि अमृतसर से 300 श्रद्धालु, जालंधर से 220 और धूरी से 500 से अधिक श्रद्धालु इस रेलगाड़ी से श्री हजूर साहिब के दर्शनों के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में 50,000 से अधिक श्रद्धालु ये सुविधा हासिल करेंगे। विधानसभा का सैशन शुरू होगा, बहुत सारे बिल ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 664 ਬਣ ਗਏ, 100 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣੀ जाएंगे तो बनी जाएंगे नाल के लिए इस्तेमाल हो। जैसा मैंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे हमारी सरकारें चल रही हैं। कई लोग वैसे पूछते हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया, पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया, कैसे हराया? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, गरीब पार्टी है, ईमानदार लोग हैं, हमारे पास तो चौड़ंगी नहीं है हमारे बैंक के। उधर पीएम मोदी ने हाल ही में तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन हमने यह होने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बहुत पहले से हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थी कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर ले। उधर दिल्ली एनसीआर के विकास में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बड़ा योगदान है। इन जगहों पर हजारों कंपनियां और लाखों घर हैं, लेकिन इस जगह घर खरीदने वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर घर खरीदने के बाद लोग उसका रजिस्ट्रेशन मिलने का इंतजार करते रहते हैं। साथ ही लोग फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए भी काफी परेशान हैं। इन सब परेशानियों के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा। केंद्र और यूपी सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द निकालने की आवश्यकता है। बढ़ेंगे आगे। कनाडा और ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भारतीय राजदूत के साथ एक गुरुद्वारे में धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। बता चले, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने समर्थकों को न्यूयॉर्क स्थित गुरुद्वारे में भेजकर भारतीय राजदूत तरमजीत सिंह संधू के साथ मारपीट करवाई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा। वीडियो में खालिस्तानी समर्थक कह रहे हैं कि अपने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल किया और अब पन्नू को मारने की योजना बना रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर कुशीनगर और आसपास के जनपदों सहित बिहार के हजारों श्रद्धालुओं ने बांसी नदी में डुबकी लगाई है। गंडक नदी के कई घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने स्नान दान और पूजा कर पुण्य प्राप्त किया। इस दौरान कई स्थानों पर मेला लगा, जहां स्नान दान के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी जरूरतों की वस्तुएं खरीदी, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और गौदान किया। ऐसी मान्यता है कि काशी में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होकर पुण्य का भागीदार होता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 वर्ष पूर्व भाजपा नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया है। 18 नवंबर को कोर्ट में बहस हुई थी और आज उसका फैसला आना था। अधिवक्ता संतोष पांडे ने जानकारी दी है कि बीते 18 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने जज योगेश यादव ने सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तारीख तय की थी। जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया है। ऐसा है कि करीब 5 वर्ष पूर्व बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर राहुल गांधी ने माननीय तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उन्होंने हत्या का अभियुक्त बताया था, और जबकि ऐसा नहीं है, सरासर गलत था। तो इसी से क्षुब्ध होकर के इससे जो है यहाँ के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष भाजपा विजय मिश्रा जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने इस बात से क्षुब्ध होकर के उनकी भावना आहत हुई और उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ कंप्लेंट।
खबर यूपी के एटा से है, जहां अलीगंज थाने की पुलिस ने तकरीबन 10 दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें जानकारी सामने आई है कि युवती की हत्या उसके सगे भाई ने ही की थी। जानकारी के मुताबिक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भाई पुलिस को आत्महत्या की झूठी कहानी सुनाकर बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी रखी और अब इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, मुरादाबाद में एक हैंडपंप से अचानक पानी की जगह दूध जैसा सफेद रंग का पानी निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों ने बिना सोचे समझे उसको बोतलों में भरकर घर ले जाना शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई के बाद सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि जो नल से निकल रहा वो दूध नहीं, बल्कि वह प्रदूषित और गंदा पानी ही है। साथ ही स्थानीय लोगों ने उस पानी को न पीने की अपील की है। विधानसभा चुनाव मतदान के बाद सभी पार्टी के प्रत्याशियों को मतगणना का इंतजार है। मतदान के बाद कुछ प्रत्याशी हार जीत के गणित का अनुमान लगाने में व्यस्त हैं, तो कुछ लंबी थकान और व्यस्तम दिनचर्या के बाद परिवार के साथ समय बिता रही हैं। इस दौरान अब तेज टीवी ने देवली उनियारा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी विजय बैसला से खास बातचीत की। समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहना हमारी आदत है। देवली उनियारा जैसी विधानसभा, जहाँ से पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी मिलता है, उस पूरी विधानसभा में पीने का पानी तक नहीं है। आप सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो फ्लोराइड युक्त पानी पिलाता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को ये पानी पिलाऊंगा तो ये जहर है और आने वाले 10-12 साल के बाद बच्चा चल नहीं पाएगा। सबसे दुख वाली बात तो ये है कि जो घर घर जल योजना वाली जो स्कीम थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके लिए यहाँ पर सरकारी तंत्र ने 2500 रुपये पर पर्सन लिए। 90% गाँव लोगों ने मुझे बताया कि सरकारी टीचर जो सरकारी स्कूल में है वो तो दिन में दारू पी करके रोड पे पड़ा रहता। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और मतदान पूरा हो चुका है। 3 तारीख का इंतजार है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि तमाम जो आकलन है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लगाना शुरू कर दिए हैं, प्रत्याशियों ने लगाना शुरू कर दिए हैं। इस समय जहां बैठा हूं मैं देवली उनियारा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बैसला जी के आवास पर हूं और विजय बैसला जी गुर्जर समाज के उन कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं। यानी कि यूँ माना जाए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बाद में अगर गुर्जर समाज में तमाम संघर्ष समिति के मुद्दों को लेकर किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया है तो वो विजय बैसला जी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको देवली उनियारा विधानसभा सीट से अब की बार टिकट दिया है। इलेक्शन की भागदौड़ के बाद, मतदान होने के बाद आज बिल्कुल आराम के मूड में है और इनके आवास पर हम लोग पहुंचे हैं। बैसला जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी पर। थैंक यू। और ये भागदौड़ यानी कि माना जाए कि 1 से 1.5 महीना और लगातार गाड़ियाँ आपकी दौड़ती रही और जानना चाहेंगे कैसा हेक्टिक शेड्यूल रहा। देखिए, 8 साल से मेरा रोज का शेड्यूल ऐसा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इस बार। समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहना हमारी आदत है और दिनचर्या भी है। पिछले 45 दिनों से मैं इलेक्शन मोड में रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। देखो, सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो आंखें खोल के रख देती हैं। देवली उनियारा जैसी विधानसभा, जहाँ से पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी मिलता है, उस पूरी विधानसभा में पीने का पानी तक नहीं। Isn't it sad? और आप सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो फ्लोराइड युक्त पानी पिलाता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को ये पानी पिलाऊंगा तो ये जहर है और आने वाले 10-12 साल के बाद बच्चा चल नहीं पाएगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं। क्या आप अपने बच्चे को जानते हुए जहर पिलाओगे? नहीं पिलाओगे ना। लेकिन ये पिला रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है और पिछले 5 साल से सरकार ने कोई ऑप्शन ही नहीं किया। और सबसे दुख वाली बात तो ये है कि जो घर घर जल योजना वाली जो स्कीम थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो कि निःशुल्क थी, उसके लिए यहाँ पर सरकारी तंत्र ने 2500 रुपये पर पर्सन लिए। एक बंदा जिसके पास साल के 12,000 रुपये कमाता है, उसे एक नल कनेक्शन के तुमने 2500 रुपये ले लिए। शर्म नहीं आती? जबकि वो मुफ्त था और रसीद भी दी है। इमेजिन, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी और सबके सब आराम से बैठे। What are they doing? I mean, अब मैं क्या बताऊं, सैड सिचुएशन।
देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र जो रहा है, अमूमन तमाम राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में जातिगत फैक्टर पर काम करती है और मेरे ख्याल से ये राजनीति में होता भी है। देवली उनियारा क्षेत्र जो है हमेशा स्थानीय प्रत्याशी की बजाय जातिगत गणित में ज़्यादा उलझा रहा है। भले वो गुर्जर समाज से प्रत्याशी रहा हो या एमएलए रहा हो या मीणा समाज से रहा हो, एक बार प्रभुलाल सैनी भी रहे हैं और रामनारायण मीणा समेत तमाम बड़ी फहरिस्त है। दिग्विजय सिंह अपने आप में बड़ा नाम रहा है उनियारा से, जो राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। विजय बैंसला को पहली बार वहाँ से उतारा गया है और पार्टी ने पूरी उम्मीद जताई है कि शायद वो सीट जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट है जो हरीश मीणा के पास में है। ऐसी स्थिति में आम जनता को भी एक ये आश्वासन मिला या एक उम्मीद थी कि शायद जातिगत फैक्टर से ऊपर उठ करके विजय बैंसला उनके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव को देख पा रहे हैं? और चुनाव चूंकि हालांकि मतगणना होना 3 तारीख को है, लेकिन जीत अमूमन ये मानी जा रही है कि शायद हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन किस तरीके से विकास के उन दावों को आप पूरा करेंगे? लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखो, पहले तो आप जाति की जो बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया प्यास वाली बात, भाई किसी भी जाति का हो बच्चा प्यासा तो मर ही रहा है ना। रोड अगर नहीं है तो किसी भी जाति का हो वो तो बिना रोड के चल ही रहा है ना। तो जातिगत जनगणना, जातिगत सिस्टम, जातिगत सब चीज़ें धरे की धरे रह जाती हैं। बात प्रोग्रेस पे होती है, बात ट्रस्ट पे होती है, बात इंटेग्रिटी पे होती है। आज के विधायक जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस से, उनको तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं। मैं 45 दिन घुमाऊं, वो गांव ही नहीं गए भाई 5 साल में। ये कांग्रेस के विधायक हैं जो सिटिंग विधायक हैं, और मैं 90 दिन में क्या 40 दिन में 90% गाँव को मैं घूम के आ चुका हूँ, और उसमें से भी 50% गाँव तो ऐसे हैं जिनको मैं 2-2 बार 3-3 बार घूम के आ चुका हूँ। लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन करते हैं, मैं उठाता हूँ। सिटिंग विधायक का तो ना तो फ़ोन नंबर है, और फ़ोन नंबर है तो फिर उठता नहीं है, और उठता है तो डांट पड़ती है। काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लगा नहीं, और काफ़ी समस्याएं या विकास का जिक्र जो आप कर रहे हैं, रोडें नहीं है, तमाम पानी की चीज़ें। सोप में जो सरकारी टीचर है, लोगों ने मुझे बताया कि सरकारी टीचर जो सरकारी स्कूल में है वो तो दिन में दारू पी करके रोड पे पड़ा रहता है। ये तो स्थिति है, मतलब जिंदगी मक्खी निकली जा रही है और लोग कुछ कर नहीं रहे। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, लाइट नहीं आती, ठीक है, पीने का पानी नहीं है, रोड नहीं है क्या चीज? क्या है पिछले सालों में करा क्या है? और सबको छोड़ दो, पिछले 5 साल में क्या किया है मैं बताता हूं क्या किया है। भ्रष्टाचार की तो बिल्कुल सीमाएं लांघ गए हैं लोग। जो आदमी 12,000 रुपए सालाना कमाता है उससे 20,000 रुपए घूस मांगते हैं एक काम कराने के लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म आनी चाहिए। अरे कुछ तो नियम रखो लाइफ में। पुलिस प्रशासन, आदमी गर्दन उठाए तो चालान कर देते हैं। अब उनियारा में 197 नंबर बूथ में पोलिंग में लोग पहुंचे, ठीक है, लोग पहुंचे वोट देने के लिए, तो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डिलीटेड में था। अब जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने हमारा डिलीट कर दिया है, बोलते इसमें डिलीट, बोलते अच्छा ठीक है, तो हम जाएं कहाँ वोट डालें? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव द राइट टू वोट। आपने उनका राइट ही गायब कर दिया। तो जब वो एजिटेट हुए तो वहाँ का जो SHO है उसने उनके ऊपर पेपर स्प्रे कर दिया। अब जब लोगों में झगड़ा हुआ तो अभी मेरे पास FIR आई है उसके अंदर, क्योंकि उनका नाम छोटूलाल मीणा है तो उसके ऊपर खूब सारे लोगों के ऊपर FIR कर दी और 3C का एक्ट लगा दिया। मतलब हद हो गई यार, हर चीज की हद होती है। नहीं शिकायत दी है? शिकायत तो अब करेंगे, मेरे पास तो वीडियो है उसका डालते हुए। इलेक्शन कमीशन का हम डालेंगे, क्या मजाक लगा रखी है। मैंने ओम प्रकाश बैरवा से भी बात करी थी, जो अपने वहाँ पे वो कलेक्टर साहब, SP साहब को भी मैंने बताया था। मेरे को बाद में पता चला कि ये वाला जो SHO है ये तो जेब में पेपर स्प्रे का कैन लेके घूमता है। ये तो पहला इंसिडेंट नहीं है, ये तो रेगुलर है। सब लोग कॉवबॉय बने बैठे हैं क्या? इन लोगों को तो उठा करके जैसलमेर भेजना चाहिए, पता तो चले तपिश क्या होती है। लोगों के ऊपर पेपर स्प्रे ऐसे फेंकते हैं। और वीडियो में देखोगे तो जो वोट करने आई थी महिलाएं वो खांसती हुई बाहर गई हैं। 2 बंदे तो टॉक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। इसका कौन, अगर बाई चांस वहां पे कोई अस्थमा का पेशेंट होता वो मर जाता, जिम्मेदार कौन होता? ऐसे निर्मम लोग, दे शुड बी सैक्ड। और उनकी ड्यूटी चुनाव में थी उनकी। अरे इनको तो उठा करके घर बिठा देना चाहिए, सस्पेंड होने लायक काम है ये। एक
ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थकान आपको भी है क्योंकि लगातार आप मूव होते रहे हैं। एक कर्नल साहब का एक था कि जाति के लिए अधिकारों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन सहृदयता और सामंजस्य तमाम समाजों के बीच में होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। मेरा तो सीधा सा जिंदगी का उसूल है कि समान अपराध, समान दंड, समान न्याय होना चाहिए। ना तो किसी जाति विशेष में फर्क होना चाहिए, ना किसी धर्म में। गलत तो गलत है और सही तो सही है, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और प्रोग्रेस सबको मिलना चाहिए। जो जितनी भी जातियां, ये जाति तो हटा लो, जितने भी व्यक्ति पिछड़े हुए हैं उन सबको हमको आगे लेके आना चाहिए। अब वो किसी अमुक कोई भी व्यक्ति भारत में जब जन्म लेता है तो किसी न किसी जाति में लेता है, तब उसके पास कास्ट आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। जो बढ़ी हुई जातियां हैं, जो एडवांस जातियां हैं, उनमें भी बहुत पिछड़े लोग हैं, अगर आप मेरी बात मानो तो। जैसे अगर हम कहें कि ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा हुआ है, बहुत आगे एक पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, लेकिन गांव ढाणियों में भी वो पिछड़े हैं, तो उनको भी तो आगे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति को तो जो पीछे वाली लाइन में है ना, उसको हम जिंदगी में अपनी जिंदगी में अगर 2 कदम आगे बढ़ा दूं ना, तो दुनिया मेरे को मिल गई। केवल 2 कदम आगे बढ़ाने, फिर वो 4 अपने आप चल लेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो कराना जरूरी है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए साहब, ऐसा है कि पॉजिटिव है। 3 तारीख को गणना होगी, पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि नाई कितने बाल, जजमान 3 तारीख को सामने आ जाएंगे। लेकिन आपका जोश कह रहा है आप पूर्णतः आश्वस्त? मेरा जोश तो जो कह रहा है, लेकिन लोगों का जोश बहुत प्रचंड होकर कह रहा है। लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि साहब जीत सुनिश्चित है, हम जीत रहे हैं। मैंने कहा ठीक बात है, आपकी बात सही, लेकिन 3 तारीख को गणना होगी तब बात करेंगे। पार्टी में बात हुई वहां से फ्री होने के बाद? हाँ, बातचीत हुई। अब कल जाऊंगा साहब। ये 40 दिन का मेरा पूरा दिनचर्या ये लगी थी कि सुबह 8 बजे निकलता था, रात को 3 बजे आता था, और 196 किलोमीटर की विधानसभा है, सेकंड लार्जेस्ट। तो थकान तो है। मेरी गाड़ी इन 40 दिनों में करीब 22,000 किलोमीटर चली है। तो आप गणित लगा लें कि हम कितना घूमे होंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे विजय बैसला और काफ़ी जोश खरोश के साथ पूर्णतः आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। देवली उनियारा काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, ये माना जाता है कि लगातार बहुत अच्छे व्यक्तित्व वहाँ से विधायक रहे हैं और विजय बैसला का नाम इस फहरिस्त में जुड़ने जा रहा है। 3 तारीख को अगर जो मतगणना है इनके फेवर में आती है तो काफ़ी लगातार मेहनत पिछले 45 दिनों से विधानसभा क्षेत्र में की है और कहीं न कहीं जिस तरीके की सूचनाएं लगातार आ रही है, जिस प्रकार का इनका कहना है कि शायद जीत जो है ज़्यादा दूर नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरे, जिस तरीके से तमाम मुद्दों की बात की, तमाम उस फ्लोराइड युक्त पानी की बात की, सड़कों की बात की, उन विकास की, उन तमाम बातों को लेकर के दम भरा, ऐसा लगता है अगर जीत के पायदान पर पहुंचते हैं तो शायद उस विधानसभा क्षेत्र में तमाम चीज़ें या यूँ माना जाए कि आमूलचूल परिवर्तन होने की आशा है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ राकेश कुमार, नौ तेज टीवी। उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव पीठ गलता जी में मनाए जा रहे 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का सोमवार को समापन हुआ। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में मनाए जा रहे ब्रह्मोत्सव की शुरुआत 21 नवंबर से हुई। पाठोत्सव के आखिरी दिन भगवान को कुंड में आचार्य विद्वानों ने चक्र स्नान कराया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए और यज्ञ में आहुतियां दी। भगवान को कलकत्ता से मंगाए गए 1001 कमल के फूल विष्णु सहस्त्र नाम के साथ सामूहिक रूप से चढ़ाए गए। कार्तिक पूर्णिमा है। सौभाग्य इस बात का है, महान गलता तीर्थ में श्रीनिवास श्रृंगार का भव्य आयोजन हुआ है और यह तीर्थ इतना यशस्वी है, इतना सिद्ध है, यहाँ आने के पश्चात स्वयं लगता है कि हर व्यक्ति
तीर्थमय हो गया है। और जिस तरीके से यहाँ सारी विधि अपनाई गई, श्रृंगार की विधि, पूजा की विधि, उस विधि के माध्यम से रोम रोम लगता है कि श्रीनिवास में व्याप्त हो गया है। मैं स्वयं ऐसा अनुभव करता हूँ यहाँ आने के पश्चात कि हम बड़े पुण्य स्थल पर आए हैं, पवित्र स्थल पर आए हैं। यहाँ लोगों ने तपश्चर्या की है, यज्ञ की है, और तपश्चर्या और यज्ञ के कारण यह तीर्थ बहुत ही पवित्र तीर्थ है। पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में इसकी अपनी प्रसिद्धि है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ आकर मैं सभी देवों का दर्शन किया और स्वयं स्वामी अवधेशाचार्य जी और उनके सहयोगी सभी लोग और जितने भी यहाँ पंडितगण रहे हैं, बड़े ही विधि के आधार पर उन्होंने सारा क्रियाकलाप किया है। और निश्चित रूप से उसके कारण सभी को जो यहाँ हैं सबको उस पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। मैं इससे बड़ा लाभान्वित हुआ हूँ। मैं पुनः पुनः बार बार इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ। तो वहीं मंदिर महंत गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज ने बताया कि जिस तरीके से उत्तर भारतीय परंपरा में पाटोत्सव या प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारतीय परंपरा में ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। इन 7 दिनों में प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ कई अनुष्ठान किए गए। गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज ने दक्षिण भारतीय और स्थानीय विद्वानों का भेंट पता चले बहुमान से भी सम्मान किया। साथ ही गलतापीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि ब्रह्मोत्सव के 7वें और अंतिम दिन सुबह 4 बजे भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी और भूदेवी का दक्षिण भारतीय वस्त्रों, आभूषणों और पुष्पमालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया। भगवान को दक्षिण भारत से लाए विशेष सुसज्जित शेष वाहन में विराजमान कर दर्शन करवाए गए। भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम के साथ सामूहिक पुष्याग किया गया। इक्कीस से 27 तारीख तक गलतापीठ में ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया था। आज उसका समापन माननीय राज्यपाल द्वारा हुआ है। हमारे साथ में स्वामी अवधेशाचार्य जी मौजूद हैं। महाराज, 21 से 27 तक जो ब्रह्मोत्सव चला है, एक वैष्णव संप्रदाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था, क्या कहना चाहिए? नहीं, निस्संदेह परंपराओं में जो गलता जी है, ये एक वैष्णव परंपरा का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है और पूरे उत्तर भारत में ये पहला केंद्र राम भक्ति का बना था और यहाँ के आचार्यों ने उस प्रक्रिया को निर्वहन करते हुए दक्षिण भारत से जो परंपरा चली आती थी उसका पूरी तरह से पालन किया। और उसी क्रम में आज जो ये ब्रह्मोत्सव का समापन है, वस्तुतः ब्रह्मोत्सव के बारे में बहुत सी बातें हैं जो लोगों को ज्ञान में नहीं है, लेकिन ये है कि ब्रह्मोत्सव यहाँ उत्तर भारत में लोग उसको पाटोत्सव के रूप में जानते हैं। प्राकट्य उत्सव वस्तुतः है वो, और भगवान का प्राकट्य उसमें प्रतिष्ठापित करते हैं विग्रह में, वो उस तरह से है। लेकिन यह है कि यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा वो प्रथम बार इस तरह से पृथ्वी पर मनाया गया था। तो भगवान का ये ब्रह्मोत्सव ये 7 दिन का ये यहाँ आयोजित हुआ है और इसमें जो वैदिक मंत्रोच्चार जिस तरह से दक्षिण भारत के विद्वानों ने किया है, वो सभी के लिए एक तरह से एक बहुत विशेष प्रकार से उन्होंने अर्चना करते हुए इस कार्य को संपन्न किया है। और नित्य प्रति शांति पाठ, हवन आदि जो नित्य यहाँ हुए हैं और अलग अलग प्रक्रियाओं से भगवान का यहाँ जो है विशेष रूप से श्रृंगार करते हुए इस बार विशेष रूप से भगवान दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार कोई न कोई विशेष वाहन में होते हैं। इस बार भगवान का शेष वाहन दक्षिण भारत से ही बनकर यहाँ आया और उनके सारे आभूषण और श्रृंगार भी उसी दक्षिण भारत से यहाँ आए। और मैं समझता हूँ कि ये एक उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का जो क्रम है वो हमेशा अनवरत यहाँ गलता जी में चला और अभी भी मैं समझता हूँ ये चल रहा है। और ये वस्तुतः भारत को एक सूत्र में पिरोने की एक प्रक्रिया है जो मैं समझता हूँ आगे भी जारी रहनी चाहिए। इसी क्रम में ये सब आज के इस अवसर पर पूर्णिमा जैसा कार्तिक पूर्णिमा बड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और गलता जी के लिए तो ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आज के दिन होते हैं यहाँ, तो इसलिए ये एक अति विशिष्ट दिन है। और यहाँ मैं आज इस अवसर पर सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की समस्त तमाम जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं भक्तों के लिए और आप सब के लिए भी मैं भगवान श्रीनिवास से मंगल कामना करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी का मंगल हो।
ये थे हमारे साथ स्वामी अवधेशाचार्य जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है 21 से 27 तारीख तक जो ये ब्रह्मोत्सव जो चला है ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की संस्कृति को ये झलकाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गलता पीठ में किस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर ब्रह्मोत्सव का आज समापन हुआ है। तमाम महिलाएं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भजन पूजन करने यहाँ पर मौजूद हैं। विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ युवराज राघवेंद्राचार्य जी भी मौजूद हैं। राघवेंद्राचार्य जी, आज राज्यपाल जी यहाँ पर पधारे हर साल की भांति और विधि विधान से करीब 1008 कमल पुष्पों की पूर्णाहुति भगवान श्रीनिवास को दी गई है। ये क्या कुछ ये विधि है, इसके बारे में? यहाँ भगवान का ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिवसीय उत्सव है और यहाँ पर विभिन्न आयोजन होते हैं। आज इसका अंतिम दिन है, 7वां दिन। तो यहाँ आज पूर्णाहुति के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी में कार्यक्रम आज ये पुष्पयाग किया गया है जो माननीय गवर्नर साहब के करकमलों द्वारा किया गया। इसमें कलकत्ता से 1001 कमल के पुष्प मंगाए गए थे और विष्णु जी के जो 1000 नाम है, जिसको विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं, उनसे इसको किया गया। और सभी के कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो और राज्य का भी कल्याण हो, उसी की भावना से माननीय गवर्नर साहब ने इसको किया। ये थे हमारे साथ युवराज राघवेंद्राचार्य जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कलकत्ता से 1001 कमल पुष्प मंगवाएगा और पूरे विधि विधान से भगवान श्रीनिवास का पूजन किया गया। और न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि देश भर की मंगल कामना यहाँ भगवान श्रीनिवास से की गई। और विधि विधान से आज इस 21 से 27 तारीख तक चलने वाले इस ब्रह्मोत्सव का आज समापन हुआ है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पार्टी ने वरिष्ठ विधायक सूर्यकांता व्यास से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा पूर्व विधायक कैलाश बंसाली के निवास पर पहुंचकर सतीश पुनिया ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके निधन पर शोक व्यक्त कर गमगीन परिजनों को सांत्वना दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।